गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर पार्ट 6 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर। सो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड हिस्ट्री ऑफ इरेशनल नंबर, सेकेंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 एंड रूट 3, थर्ड डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, फोर्थ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम बेस पे एक स्क्वायर बनाए जिसका लेंथ बेस के बराबर हो, और हाइट पे एक स्क्वायर बनाए जिसका लेंथ हाइट के बराबर हो, सपोज ए एंड बी, तो ए स्क्वायर वाला एरिया मिलेगा और जो बेस वाला एरिया है वो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। एंड हाइपोटेनस का जो एरिया होगा वो हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 स्क्वायर बनाया। ठीक है, बेस पे, परपेंडिकुलर पे और हाइपोटेनस पे। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस जब लोगों ने ऐसा किया तो उन्हें पता चला कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बी स्क्वायर, यानी ये 2 स्क्वायर जो 2 अदर साइड्स पे बने थे, हाइपोटेनस के अलावा अदर साइड्स पे जो बने थे, इन दोनों स्क्वायर के एरिया को सम करने पे जो हमें एरिया मिलता है वो मिलता था, दैट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ बिल्ट ऑन हाइपोटेनस। तो हाँ, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया कि एरिया ऑफ a square drawn on the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of areas of the two squares drawn on the other two sides of the triangle। ठीक है, यानी अदर टू साइड्स पे जो स्क्वायर का एरिया ड्रॉ किया गया है वो क्या होगा, हाइपोटेनस के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो होता है जब ऐसा नंबर हमें मिले, ठीक है, तो इसको हम पैथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैथागोरस ट्रिपलेट हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर करने पे आता है 9। दूसरा लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। और तीसरा लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है। और क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि 9 + 16 इज इक्वल टू 25, यानी 3, 4, 5 से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पैथागोरस ट्रिपलेट एग्जांपल के जैसे हो गया 5, 12, 13, है ना, एंड 8, 15, 17, and next 7, 24, 25, and 9, 40, 41, एंड लास्ट 11, 60, 61। ठीक है, तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम समझना था। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसी राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, बट इस बार 1 यूनिट का बेस है, 1 यूनिट का हाइट है। ठीक है, यानी अगर उस पर स्क्वायर बनेंगे तो 1 स्क्वायर, और उस पर स्क्वायर बनेंगे तो 1 स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है कि हाइपोटेनस का एरिया क्या होगा, हाइपोटेनस में जो स्क्वायर बनाएंगे उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो √2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर √2। जब सी की वैल्यू √2 आई, स्क्वायर √2 आई, तो लोगों ने बहुत कोशिश किया इसको p/q के फॉर्म में लिखने का, मतलब इसे एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर के फॉर्म में लिखने का, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया। तो एट दैट टाइम एवरी नंबर वाज बिलीव टू बी रिटेन एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। उस समय यही लोग सोचते थे कि सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, 2 इंटीजर के रेशियो में लिख सकते। तो √2 को भी 2 इंटीजर के रेशियो में लिखने का बहुत कोशिश किया गया, बट दे वर अनसक्सेसफुल। बट आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स दे कंक्लूडेड दैट, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद दे कंक्लूडेड दैट √2 कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में √2 को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फाइनली इसको प्रूव कर दिया गया कि इट वाज प्रूव दैट √2 कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जब प्रूव कर दिया गया कि √2 एक ऐसा नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो वहाँ से एक न्यू नंबर डिस्कवर हुआ, एंड अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स वाज डिस्कवर्ड, a number which cannot be written in the form of p/q।
इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम को पढ़ते हैं। ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन समझना है ताकि क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें। जैसे लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी पी एक प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। तो देखिए प्रूफ में हम लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर है, तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। यानी ए को हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, वेयर P1 P2 P3 Pn आर प्राइम्स, है ना, ये सारे क्या है, प्राइम्स हैं। तो हम ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बस इसे को रिपीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड्स दिस, है ना, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ए स्क्वायर एक्चुअल में यही है, तो P डिवाइड्स P1 P2 P3 डॉट 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 Pn P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया कि P इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर में जितने भी प्राइम हैं उसमें से कोई एक ही प्राइम होगा ये, तभी ये इसको डिवाइड कर रहा, नहीं तो नहीं डिवाइड करता। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सिंस ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर, और ए स्क्वायर में अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ हमारे प्राइम फैक्टर मिलेगा P1 P2 P3 और Pn, क्योंकि ए स्क्वायर में वही नंबर रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है नेक्स्ट टाइम। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि P इज़ वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, यानी P जो है इन्हीं प्राइम में से कोई एक प्राइम है। अब इन्हीं प्राइम में से कोई एक प्राइम है और ए की वैल्यू हम जानते हैं कि ए क्या है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, इनका प्रोडक्ट, और P जो है इन्हीं में से एक है, इसका मतलब क्लियरली ये होता है कि P डिवाइड्स ए। ठीक है, तो वेनेवर P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसी पे रूट 2 को प्रूव करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 रेशनल है, ये बाई कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। जैसे लेट रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर, करना हमें रेशनल नंबर है, लेकिन हम सपोज कर लिए कि क्या है, वो रेशनल है। अब रेशनल नंबर सपोज कर दिए तो उसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो इसलिए क्योंकि रेशनल नंबर हम माने हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, और जहाँ पे ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स, तो हमें जो मिलेगा 2 और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 है वो ए स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये बात कैसे पता चल रहा है, तो ऑन डिवाइडिंग ए स्क्वायर बाई 2 वी गेट इंटीजर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद हमें जो बी स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर क्या है, इंटीजर है, और किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और अगर हमें इंटीजर मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर उससे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। जैसे इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 3। तो हम 6 को 2 से डिवाइड किया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया इसलिए 3 मिला, लेकिन 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2.5, जो कि इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब 5 को कम्प्लीटली डिवाइड 2 नहीं करेगा।
तो इसी लॉजिक के बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा 2 प्राइम नंबर है, तो जब 2 प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम 1 मान लेते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। अब 2a को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2, एंड हम 2 डिवाइड्स a इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर लेट a इक्वल टू 2k वेयर k इज़ एन इंटीजर, है ना। यानी a को हम क्या लिख सकते हैं 2k, क्योंकि a 2m के फॉर्म में होगा तभी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के मल्टीपल में होगा तभी 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। तो इसलिए a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2k वेयर k इज़ एन इंटीजर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 वी गेट, यानी a इक्वल टू 2k जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2k होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर, और आफ्टर कैंसलिंग 4/2 वी गेट b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी k स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर बाई 2 बाई द सेम लॉजिक। हमें ये पता चला है ऑन डिवाइडिंग b स्क्वायर बाई 2 वी गेट इंटीजर k स्क्वायर, यानी b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 से तो इंटीजर मिल रहा है k स्क्वायर, और इसलिए हम लिख सकते हैं इट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और हम जानते हैं जब 2b को b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स b होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 3। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, ठीक है। यानी 2 जो है दोनों a और b को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, है ना। लेकिन हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, यानी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, तो इसी को हम इस टाइप से लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 2 इज़ रेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ही क्यों किया, इसलिए अराइज किया क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था, यानी एजम्पशन ही हमारा गलत था। और वो कौन सा एजम्पशन था जो गलत था, दैट रूट 2 इज़ रेशनल, इसलिए सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सेम क्वेश्चन है, रूट 3 और रूट 5 और रूट 7 रूट 11 हम सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है। लेट रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर, तो हम इसलिए रूट 3 को लिखेंगे a बाई b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या हम लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, उसके बाद 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, जिसके बाद हम इस बात को समझ चुके हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 होगा। इसका मतलब ऑन डिवाइडिंग ए स्क्वायर बाई 3 वी गेट इंटीजर बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके बाद 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और 3 ए स्क्वायर को डिवाइड्स करेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया 3 डिवाइड्स ए, ये हो गया इक्वेशन 2, और 3 ए को डिवाइड्स करेगा, इसलिए ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 3k, वहाँ पे क्या लिख रहे थे 2k वेयर k इज़ एन इंटीजर, ठीक है। k इज़ एन इंटीजर, इनफैक्ट लिखना है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करते वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है 3b स्क्वायर इक्वल टू 3k होल स्क्वायर, ठीक है। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, दैट इज़ b स्क्वायर इक्वल टू 3k आएगा। और फाइनली यहाँ पे फिर हम k स्क्वायर को b स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि बी स्क्वायर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि के क्या है इंटीजर है इसलिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स बी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट 3 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 3 ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
मतलब हो गया 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our wrong supposition assumption that root 3 is rational. इसलिए क्या हो गया? So we conclude that root 3 is irrational. तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं अगर पहले बार समझ लिया तो। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमें शो करना है सो दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज़ इरेशनल। इस बार हमें रूट 3 नहीं, इस बार 5 माइनस 2 रूट 3 इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको थोड़ा अलग टाइप से प्रूव करते हैं। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, लेट इतना इज़ रेशनल, 5 माइनस 2 रूट 3 इज़ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, है ना, या इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे को प्राइम ही लिखते हैं, शॉर्ट में करते हैं। अब हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि रूट 3 एक साइड हो, बाकी सारा चीज़ दूसरे साइड चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए बाई बी को इधर लाते हैं और रूट 3 को उस साइड ले जाते हैं। तो रूट 3 प्लस में हो जाएगा और ए बाई बी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बी माइनस ए बाई बी होगा इक्वल टू 2 रूट 3। अब 2 इधर नीचे आ जाएगा तो जब 5 बी माइनस ए बाई 2 बी और इक्वल टू इधर क्या बचेगा? रूट 3, ठीक है। तो अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 5 बी माइनस ए बाई 2 बी इज़ रेशनल, है ना। ए एंड बी इंटीजर्स है इसलिए जो निकला डेटा 5 बी माइनस ए बाई 2 बी, है ना, ये इंटीजर्स का रेशियो है। इसका मतलब ये क्या है? रेशनल है। तो ये रेशनल है, LHS वाला रेशनल है, तो RHS वाला भी क्या होगा? दिस इम्प्लाइज रूट 3 इज़ रेशनल। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि रूट 3 भी क्या है? रेशनल है। और अगर रूट 3 रेशनल है तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया किसको? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। तो ये फैक्ट हम लोग को पता है कि रूट 3 इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है रूट 3 रेशनल, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज़ रेशनल। इसी कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज किया है, इसलिए क्या होगा? सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज़ इरेशनल, ठीक है। और इसका एक और मेथड है जो आरएसएल की बुक में दिया हुआ है, बट ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझने से सारा क्वेश्चन आपका इसी बेसिस पे बन जाएगा। सेम पैटर्न्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो ही टाइप का रेशनल नंबर होता है अगर उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखें तो 4.25, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल देखें तो 4.25, बट उस पर क्या लगा है? बार। और इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 4.252525 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा। वही अगर हम बात करें डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर की, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसके एग्जांपल की बात करें तो होगा 1.01 001 0001 एंड 00001 डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई पैटर्न नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 1.4142135623733095 एंड सो ऑन, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज लास्ट वन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो विदाउट actually performing the long division, write decimal expansion and state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion और non terminating repeating decimal expansion। यानी यहाँ पे जो भी ले रहे हैं हम रेशनल नंबर ही ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो बताना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं, ठीक है, उसको एक्सपेंड करके लिखना भी है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद
हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर को जैसे हम फैक्टराइज करेंगे तो उसके बाद डिनोमिनेटर में ये देखना है फैक्टराइजेशन में कि 2 है, 5 है या दोनों है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तब हम क्या करेंगे, तो इक्वेट द पावर्स ऑफ 2 and 5 एंड सॉल्व। ठीक है, इसको हम समझेंगे। 2 का जितना पावर होगा उतना ही 5 का पावर हमको बना देना है, या 5 का जितना पावर होगा उतना ही 2 का पावर बना देना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है हम एग्जाम्पल पे तो देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 2, 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में ऐसा है तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए फर्स्ट देखते हैं, जैसे 17/8। तो 17/8 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो हम 17 को 17 लिखेंगे और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। लेकिन यहाँ 5 है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों के पावर को इक्वेट करना है। तो 5 के पावर 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद, ऊपर में मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आता है 2125, है ना। और नीचे में 2 × 5 क्या होगा, 10। तो 10 का पावर क्यूब हो गया, और 10 का पावर क्यूब बाई 10 का पावर क्यूब है नीचे में, और ऊपर में 2125। तो डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको पता क्या आएगा, 2.125। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग वहीं पे पता चल जाएगा जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, 5 या 2 या 5 दोनों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है, तो 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 15/1600। सबसे पहले इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 5 जा 15 एंड 320 से ये 1600 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 3/320। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में 320, उसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिलेगा 2 का पावर 6 × 5। तो 2 का पावर 6 है और 5 का पावर कितना है, 1। तो 5 का पावर भी हमें 6 करना है, तो 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 के पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 तो पहले से है, हमें 5 और चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में जो रिज़ल्ट आएगा वो 9375 होगा, और नीचे में जो होगा 2 × 5 10 हो गया। अब 10 का पावर 6, तो अब डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना आसान है, तो हम लिख सकते हैं 0.00935 तो ये ऑब्वियसली सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 129/2 स्क्वायर 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5। तो यहाँ पे कोई भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही ऑलरेडी। ठीक है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 7, यानी 2 और 5 के अलावा भी कुछ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल से हम इसको लिख देंगे और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power m। ठीक है, 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे 7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 77/210। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 11 7 77 एंड यहाँ हो जाएगा 30। तो 11/30 को, 11 को तो 11 लिख सकते हैं, और 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे 2 है, 5 है। ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 भी आ गया, और 3 भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power m। ठीक है, और इस पार्ट में जितना भी हमने किया है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर क्या होता है, एंड। ठीक है, एंड थैंक यू।